जिंदाबाद दोस्तों। मेरा नाम है सहज अजीज और मेरा नाम है पुनीत कुसुम। और आप सुन रहे हैं पोशंपा की नई पेशकश अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ में हर शुक्रवार हम बात करते हैं साहित्य की, उपन्यासों की, कहानियों, कविताओं, फिल्मों और आसपास के समाज समय को लेकर हमारे नजरिए और हमारे एहसासात की। आज हमारे पास फिर से एक उपन्यास है। इसका नाम है वैधानिक कल्प और इसे लिखा है चंदन पांडे ने। ये प्रकाशित हुआ था जनवरी 2020 में और बाकी का तारुफ मैं चाहूंगा आप दीजिए। सहज वैधानिक गल्प का पहला परिचय होगा। एक छोटा उपन्यास है और एक राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें कि इसकी विषय वस्तु ऐसी है जो कि हम चलती फिरती भाषा में कहें तो बहुत एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया गया है। और हम्म। जहाँ तक मैंने किताबें पढ़ी हैं और मेरा अनुभव कहता है कि ऐसे किसी मुद्दे को उठाना जिस पर कि बहुत ज्यादा राजनीति में बात होती हो, मीडिया में बात होती हो, और जिस चीज को हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और हमारी पूरी राजनीति है वो बहुत तवज्जो देती हो, किसी भी साहित्यकार के लिए या हम्म। कहानीकार के लिए सबसे पहले ही पड़ाव पर अपनी क्रिएटिविटी को स्टेक पर रख देना है। क्योंकि इसमें बिल्कुल इतना बिल्कुल। ज्यादा खतरा है एक खबरिया उपन्यास बन जाने का। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि हाँ। आप जब कहानी कहने जा रहे हो तो आप सारी खबरें ही उतार के रख दें। और मैं, जिससे हमारे जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा इसका तारुफ मिल जाए, मैं थोड़ी सी कहानी इसकी बता देता हूँ। हम्म। इसमें इस कहानी के, इस उपन्यास का जो जो पहली नजर में नायक दिखते हैं वो हैं अर्जुन सिंह, जो कि एक संस्थान में बतौर संपादक काम कर रहे हैं। और उन्हें एक दिन उनकी पूर्व प्रेमिका, जो कि उपन्यास में लिखा गया है पूर्व प्रेमिका या हम कह लें एक्स पार्टनर, का फोन आता है, जिनका नाम अनुसुईया है। और अनुसुईया अर्जुन को बताती हैं कि पिछले एक दिन से उनके पति, जिनका नाम रफीक है, वो लापता हैं। और अनुसुईया बहुत हेल्पलेस हैं इस वक्त, हम्म। कुछ नहीं कर पा रही हैं। वहाँ का जो पुलिस वहाँ की जो पुलिस है उनके शहर की, वो रफीक की लापता होने की कोई भी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। और अनुसुईया इस स्थिति में अर्जुन से मदद मांगती हैं। तो अर्जुन पहले तो हम्म। वही एक अपने कंफर्ट जोन में है, जैसा कि उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है। शुरू में ही उपन्यास में आ जाता है कि खुद मुझे भी नहीं याद आ रहा था कि पिछली बार मैंने कब किसी की ऐसी सहायता की होगी जिसमें मेरा समय लगा हो या ऊर्जा हम्म। लगी हो। मदद मेरे तई अब महज चंदे तक सीमित रह गई थी। अर्जुन जब अपनी इन सब मन की इन ये सारी बाधाएं पार करके अनुसुईया के शहर पहुंचते हैं, तो और वहां के सब घटनाक्रमों का जायजा लेते हैं, कुछ बातें अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं, तो उनको साथ ही साथ यह भी पता चलता है, बल्कि पहुंचने से शायद पहले ही, कि पिछले एक दिन से वहां पर एक और लड़की जिसका नाम जानकी है और जो रफीक की विद्यार्थी हैं, वो भी पिछले एक दिनों से लापता है। तो अर्जुन और अनुसुईया तो इस गुत्थी को और इस सारे परेशानी में परेशान है ही। लेकिन इसी के साथ साथ वहां की जब जो पुलिस है जब हरकत में आती है, तो वो हरकत में इस रूप में आती है कि उन्होंने इस रफीक और जानकी के लापता होने को लव जिहाद का नाम दे दिया है, कि ये लोग लापता नहीं हुए हैं, अपनी मर्जी से एक मुसलमान लड़का और एक हिंदू लड़की आ, दोनों प्रेम में पड़कर और भाग गए हैं अपनी अनुसुईया को यहाँ पर छोड़कर। तो ये एक ऐसी खबर है, मतलब हम जानते हैं कि ये आजकल बहुत खबरों में है, और इससे जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं, कुछ झूठी घटनाएं सब हमारे चैनलों में हम देखते रहते हैं। तो मैं यही सोच रहा था हम्म। कि एक ऐसा दौर जहां पर हमारे न्यूज चैनल फिक्शन, जो हमारे न्यूज चैनल हैं वो फिक्शन लिख रहे हैं और वो फिक्शन बोल रहे हैं, वहां पर एक साहित्यकार के लिए कितना मुश्किल होगा कि अपनी कहानी को खबरों से बचा के ले जाए। और हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि चंदन पांडे ने इस
ये पड़ाव तो बड़े प्यार से प्यार पार कर लिया। साथ ही श्रोताओं को बताता चलूं कि कोई भी ज्यादा गुत्थी नहीं खुली है इतना आपको किताब के पीछे, या अगर आप थोड़ी और समीक्षाएं पढ़ लेंगे तो उन सब में आपको ये सब मिल जाएगा। तो ऐसी कोई कहानी नहीं खोली है, कहानी किसी थ्रिलर नाटक की तरह या फिर किसी जासूसी नॉवल की तरह ही तेज भी है, और साथ ही बहुत ही संवेदनशील भी है। जैसा कि छोटी छोटी बातों में पता चलता है, जैसा कि अभी भैया शुरू का पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था कि मेरी सहायता चंदे तक सीमित रह गई है। और इसी तरह से समाज की जो भी छोटी छोटी चीजें हमको आपको चलते फिरते अपना जीवन जीते हुए इसी समाज में रहते हुए कचोटती हैं, तंग करती हैं, वो सब किसी ना किसी जगह पर बहुत सारी बातें ऐसी आई सामने। जैसे कि जिस जानकी का जिक्र हुआ जो रफीक की विद्यार्थी थी और गायब हो गई थी, उनके घर भी जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि उनके माँ बाप उनसे बात करते हुए बताते हैं कि भाई इनका गोरखपुर में भी एडमिशन हो गया था, लेकिन वहां पढ़ने इसलिए नहीं गई, क्यों? क्योंकि भाई को इंजीनियरिंग करनी थी। तो ये भी एक ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, याद आती जाएंगी। साथ ही इसके तारुफ में कहीं मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदाज की बात करनी भी बड़ी जरूरी है, कि जो चीज मुझे खास तौर पे शुरू में ही उपन्यास में बांध के और बड़ी मोहब्बत से आगे ऐसे बहाती चली गई, वो इसके वाक्यों का अंदाज था। छोटे छोटे वाक्य, और मितव्ययी, जैसा कि लेखक ने कहीं खुद भी लिखा है कि मितव्ययिता उनका एक गुण है, जो कम शब्दों में बातें करना। और वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल रहा भैया? वो अंदाज आपको कैसा हो? क्योंकि शुरू में ही मुझे तो लगने लगा कि कुछ बहुत अलग हो रहा है, कुछ ऐसा जो मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। हाँ सहज, मुझे भी लगता है। और मैं जो पिछली बात कह रहा था, मैं उसमें भी एक चीज जोड़ देता हूँ। मैंने एक उपन्यास शुरू किया था पिछले दिनों, और उसकी भी थीम कुछ ऐसी ही थी। लव जिहाद की नहीं थी, लेकिन एक ऐसी राजनीतिक मुद्दे की थी जो कि बहुत ज्यादा खबरों में था। और जब मैंने वो उपन्यास शुरू किया तो मुझे शुरू में ही जो पहला सीन दिखा वो ये दिखा कि एक जेएनयू का प्रोफेसर है, और वो अपने घर में बंद हैं, और बाहर कुछ लोग उनके घर के सामने धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और राजनीतिक रूप जो राजनीतिक नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, और उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस हम्म। उपन्यास की तासीर इस तरह की रही कि वो उपन्यास में आगे पढ़ नहीं पाया। मुझे वो एक या अच्छा। दो या तीन पेजेस में ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पिछले अखबार की कुछ कटिंग्स पढ़ रहा हूँ, और उसमें मुझे बिल्कुल हम्म। मजा नहीं आया। तो ये एक बात है कि इसमें इसमें वैधानिक गल्प में मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ। हाँ हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि अ, आप वो कहानीकार जानता है कि वो कहाँ से चीजें शुरू करेगा, कहानी कहाँ से शुरू करेगा, पात्रों की ग्रोथ किस तरह से दिखाएगा, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन पाठक जो है वो इन सब चीजों के बहुत डिटेल्स में नहीं जा पाता कॉन्शियस रूप से। वो सिर्फ कुछ महसूस करेगा, और अगर उसको 5-6 पन्ने शुरू के बांध लिए तो वो आगे उसको हम्म। पढ़ता है एक इंटरेस्ट लेके। अदरवाइज उसका जो एक फोकस है वो खो जाता है। और जो तुमने हाँ हाँ। जो बात कही वो मैंने भी महसूस की। मैंने एक चीज इसमें महसूस की जो मैंने अन्य उपन्यासों में बहुत ज्यादा नहीं देखा, कि जब एक सीन खत्म हो रहा है या एक बात खत्म हो रही है तो चंदन वहां पर एक एस्टेट लगा के एक गैप दे देते हैं। वो एक नई बात शुरू हम्म। कर देते हैं, नया सीन शुरू कर देते हैं। तो वहां मुझे लगा जो तुमने कहा मितव्ययिता, वो खुद उस चीज को बता भी रहे थे। तो वो एक चीज है। हाँ, मुझे दर्शाती है। हाँ, मुझे लगा कि दूसरे उपन्यासों में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ट्रांजिशन के लिए कुछ एक और नई बात बीच में जोड़ दी गई है। आपने ऐसे भी हम्म। उपन्यास पढ़े होंगे वो जो जिसमें, वक्फा। हाँ हाँ, ऐसे हाँ। उपन्यास आपने पढ़े होंगे जिसमें चैप्टर्स नहीं होते, शुरू से लास्ट तक आप सिर्फ पढ़ते हम्म। ही जाते हो। यहाँ पे उन्होंने वो हम्म। जो ट्रांजिशन का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो काट दिया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन उस काटने में कहीं हम्म। भी कुछ अब्रप्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं यार, इस ट्रांजिशन की तो हमें जरूरत थी, मुझे ऐसा नहीं लगा। तो ये चीज है। सही और बात है। साथ ही साथ आ, कुछ ऐसी छोटी चीजें जैसे तुमने बताया, इसमें मैंने तो कुछ नोट भी किए हैं। जैसे अर्जुन उस वक्त जब अनुसुईया को फोन आया था तो क्या महसूस कर रहे थे,
तो उस वक्त सिर्फ अर्जुन हम्म। वो महसूस नहीं करते हैं, वो कोई भी इंसान जो कि एक कंफर्ट जोन में है, एक प्रिविलेज्ड सिचुएशन में है, प्रिविलेज्ड क्लास से आता है, और वो ऐसी स्थिति में क्या महसूस करेगा, वो सब चीजें अर्जुन के हम्म। मन में और जहन में हमें चलती हुई दिखती हैं। हम्म। तो वो भी साथ साथ हाँ, तो दिखाते शुरुआत जाते हैं। बड़ी ही रोमांचक है, बड़ी ही रोमांचक है, और बहुत कुछ घट रहा है। अब एक एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया है, और इस आदमी को वहां जाना है नहीं जाना है, उसका अपना तो मन है नहीं, लेकिन उसकी पत्नी बिना किसी ईर्ष्या के, जबकि हाँ इस बात का भी जिक्र है कि उनका झगड़ा हो चुका है इसी अनसुया को लेकर, कभी उनका अपनी पत्नी के साथ, लेकिन फिर भी वही पत्नी अपनी मानवता, अपनी जो भी इंसानियत उस समय पे दिखाती हैं, और खुद इनकी हवाई जहाज की टिकट बुक करके इनको भेजती हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। वो भी एक अनोखी चीज हाँ सामने हाँ आई। बिल्कुल। और साथ ही वो जो एक जो अर्चना है, इनकी इनकी पत्नी का जो नाम अब बताया गया, और उनके भाई से जो उनका रिलेशन है, और खुद अपने आप को बहुत सफल एक राइटर या एडिटर नहीं दिखा रहे हैं, उसके हाँ बीच हाँ। में जो जिक्र आता है, एक जगह लिखते हैं वो असफलताएं खूब सारे अभिभावक भी देती हैं। तो ये तो शायद, ये हम्म। तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी हिंदी लेखक ने ये कभी ना कभी महसूस ना किया हो। जो हाँ हाँ हाँ। कोई पढ़ता और लिखता है और उसके आसपास अगर इस तरह का माहौल नहीं है, तो उसके आसपास के सारे रिश्तेदार, सारे अभिभावक वो यही कहते हैं कि पढ़ लिख कर आखिर तुम जीवन में हासिल कर क्या रहे हो। तो वो चीज मुझे बड़ी सही अच्छी बात है, लगी। हाँ। मैंने भी इस बात को नोट किया। इसके अलावा जो मैं फिर कुछ सामने आ गया है तो पढ़ना चाहता हूँ। जो मैं संवेदनशीलता की बात कर रहा था, कि एक जगह पर वो अनसुया के होने वाले बच्चे का उसको हवाला दे देकर कोई बात कह रहे हैं, तो वहां उन्होंने लिखा है कि मैंने पाया कि बच्चे की बात को मैं बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा था। ये ख्याल मुझे जकड़ गया था कि मैं, जिसका बस एक आध दिन का वास्ता है, अगर बच्चे का इस्तेमाल उस स्त्री के लिए या उस स्त्री के मनोभावों के विरुद्ध कर रहा हूं, तब जो जीवन भर साथ रहते होंगे वो इस हथियार का कितना बुरा और कितनी दफा इस्तेमाल करते होंगे। स्त्री के इस प्रकृति प्रदत्त वरदान को मनुष्य ने अभिशाप में बदलने की कोई कसर जो छोड़ी हो। ये बात बड़ी दिल को लग गई, और बड़ी सच्ची बात है। मैं तो कि एक स्त्री के बच्चे का हवाला उसे हर कोई देता है, और वो बंधी रहती है, सारा जीवन बंधी रहती है, कुछ नहीं करती है अपना। और हर स्थिति में देता है सहज, मुझे ऐसा लगता है। हमने अपने घरों में ये होते हुए देखा है कि बच्चे के बिगड़ने या संभलने का सारा श्रेय, संभलने का श्रेय तो फिर भी पिताओं को चला जाता है, लेकिन बिगड़ने का सारा श्रेय उसकी माता पर थोप दिया जाता है। उनको ये कह दिया जाता है कि हम्म। हम नौकरी करेंगे, हम बच्चे संभालें। तो बच्चे पैदा तो हो कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको पालने का सारा जिम्मा माताओं पर छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो, इसमें सिर्फ अनुसुईया और अर्जुन की बात नहीं है, इसमें वो मतलब ये एक बहुत गहरी बात उन्होंने कही, और जो आई थिंक स्त्रियों के तो जीवन के हर पड़ाव पर ये फिट बैठती है। इवन एक चीज मुझे शुरू सही शुरू बात में है। भी एक चीज अच्छी लगी, जब उन्होंने जिक्र किया था अनुसुईया का, तो इस तरह से किया था, यह कि मेरी भूतपूर्व प्रेमिका का पति 3 दिनों से घर नहीं लौटा हम्म। है, या यह कि जिस अभूतपूर्व स्त्री को मैंने सरेराह छोड़ दिया था उसका पति लापता है, क्या लिखता। तो ये जो भूतपूर्व प्रेमिका वाह। और अभूतपूर्व स्त्री, ये जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं यहाँ पर, अ, मुझे अच्छे लगे। और अच्छे इसलिए लगे क्योंकि हम, फिर वही बात है कि ऐसे दौर में है जहां पर वे कविताएं भी वायरल हो जाती हैं, जहां पर जिसका सार सिर्फ ये है कि क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो ये कह दिया जाता है कि तुम तो लायक ही नहीं थी उस प्रेम के जो प्रेम मैंने तुम पर लुटा दिया। तो अब आने वाले समय में तो सही। हाँ मैं हाँ हाँ आने हाँ। वाले समय में तो मैं वो प्रेम किसी को उस तरह से दूंगा नहीं। और ये कविताएं खूब हमने वायरल होती हुई देखी हैं। तो अगर उस तरह की हाँ, संवेदना अगर हमें किसी एक पंक्ति में मिलती है, तो वो हमारा ध्यान एक पल के लिए जरूर रोक लेती है। बिल्कुल रोका। और मैं तो सच कहूँ तो मैंने तो इसे ट्रांसलेट करके भी समझा, सुना। और कुछ श्रोता जो मेरे जैसे होंगे उनके लिए मेरे ख्याल से इसका जो मतलब बन रहा है वो यही है कि भूतपूर्व प्रेमिका तो वही एक्स गर्लफ्रेंड, और अभूतपूर्व स्त्री मतलब कि एक
ऐसी औरत जैसी उससे पहले कभी हुई नहीं। मतलब वो एक्स गर्लफ्रेंड की भी तारीफ कर दे रहा है, इसलिए वो जो सारी बातें हैं ना कि इस लायक नहीं हो तुम, या तुम पर जितना भी प्रेम लुटाया व्यर्थ गया, या तुम तो ये थी वो थी, वो सब बातें यहाँ पर जीरो हो गई। अच्छा, इस बात पे बात करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो मैं आगे भी किताबों में नोट करता रहा हूँ कि जहाँ आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक राइटर होता है, तो वो दुनियादारी से बड़ा जी चुराता है। और मैं इसमें बड़ा क्या कहूँ, आईना भी देख लेता हूँ कि एक तो मुझे ये एक बड़ी रोचक रोचक चीज लगी। और मैं मुझे लगता है कि हमने पिछली बार जो पॉडकास्ट किया था वो मानव कौल की किताब पर किया था, अंतिमा पर, और मुझे लग रहा है शायद मैं 2-3 बार अंतिमा पर इस डिस्कशन में भी जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तो मैं ये सिमिलरिटी मुझे बता भी दूं लगता कि है। मानव कौल का जो नायक था वो भी एक राइटर था, और फिर यहाँ पर, हाँ, और लेखक चंदन के था, नायक हाँ। हैं वो भी एक लेखक हैं, अर्जुन सिंह। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये लेखक लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जानबूझकर एक नायक लेखक रख देते हैं जिससे कि बहुत सारी चीजें ऑथेंटिक हो जाएं, बहुत सारी चीजें वो खुल के बोल पाए, जो अपनी लाइफ में जो उनका आसपास चलता है, और उस आसपास को वो बहुत ऑथेंटिक रूप में और बिना किसी फिल्टर लगाए अपने पात्रों में फिट कर पाए। मुझे मुझे तो ऐसा भी लगता है, मैं सोचने पे मजबूर हूँ क्योंकि मैंने लगातार 2 ऐसे उपन्यास पढ़ लिए। हाँ मैं हाँ, मैं यहीं पर ये भी बोल सकता हूँ कि अब ये खुद को नंगा करना होगा, लेकिन लेखक जो होता है ना, वो बहुत सारी घटनाओं में अपने जीवन में जब वो उन्हें जी रहा होता है, वो तभी उन्हें लिखने का सपना देख चुका होता है। और उसे तब भी पता होता है कि जब मैं इसे लिखूंगा, तब मैं इसमें अपने आप को थोड़ा सा ऐसे दिखा दूंगा या वैसे दिखा हाँ, दूंगा। बिल्कुल सही बात है। और तो ये तो एक ये सनक एक है। चीज। मुझे लगता है कि हम तो छोटी से छोटी घटनाएं शायद हम अपनी नोटबुक में नोट करते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हाँ, इस घटना को भी हम किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी लिखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि लेखकों को इस तरह से नंगे नंगे होने में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी है। ये तो अब मतलब लेखक लिखता ही क्या है, अपना स्व लिखता है। वो जो महसूस कर रहा है अपने भीतर से ही निकाल कर लाएगा, वो कहीं बाहर से तो लाएगा नहीं। हम्म। अच्छा, अब दो चीजों की बात और करनी है। एक तो इसमें संवाद बहुत कम है। संवादों की जगह बहुत जगह बता दिया गया है कि बात क्या हुई, संवाद नहीं लिखे हैं। और उपन्यास बहुत छोटा है, मतलब 142-43 जो भी पेज का उपन्यास है। तो क्या ये छोटा रखने के लिए ये कोशिश की गई होगी? मतलब मैं इस बारे में सोच रहा था। और क्या ये इसकी गति जो है, जो एक बहुत तेज गति, जैसा मैंने शुरू में कहा, बनी रहती है हर समय, मैंने एक दिन में पढ़ लिया, तो क्या क्या ये उसके लिए एक प्रयोग है कि संवाद बहुत कम है, और जहां भी संवाद की गुंजाइश है वहां पे भी उस बात को स्पष्ट कर दिया गया है 2-1 लाइनों में। सहज, मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में जो तुमने संवाद की बात की, वो संवाद शायद इसलिए भी कम है कि इस कहानी के मुख्य पात्रों में से एक रफीक इस कहानी के वर्तमान समय में नहीं है, वो उसके अतीत में है। और हम जितना भी रफीक को जानते हैं हम्म। उसके अतीत की वजह से जानते हैं, उसकी नोटबुक्स की वजह के कारण, उसके, उस पे आते हैं हाँ, फिर। उसकी उसकी नोटबुक्स डायरी डायरी के दूसरी जरिए, बात। मतलब उसके जरिए जानते हैं हम। तो आई थिंक तो हम्म। एक बड़ा हिस्सा तो उसी हिस्से में निकल जाता है ना। तो मुझे लगता है इसलिए भी संवाद शायद थोड़े कम है, और हम्म। बहुत ज्यादा इस कहानी को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। एक मुझे ऐसा लगा कि जो एक पावर स्ट्रगल दिखाने की कोशिश की चंदन ने, पुलिस और तंत्र और शक्तिशाली लोगों के बीच, और जो जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है उन लोगों के बीच, तो उसको बहुत ज्यादा विस्तार देने की कोशिश नहीं की। और मैंने ऐसे हम्म। जो छोटे उपन्यास और भी पढ़े हैं। अब मुझे याद आता है उदय प्रकाश का मोहनदास एक ऐसा ही उपन्यास है। मन्नू भंडारी का महाभोज, वो भी एक अच्छा। ऐसा ही उपन्यास है। उन दोनों उपन्यास है, ये दोनों हम्म। संक्षिप्त उपन्यास, छोटे उपन्यास हैं। और यही पावर स्ट्रगल, उदय प्रकाश का ही पीली छतरी वाली लड़की हाँ भी हाँ, बहुत और लंबा नहीं है, छोटा हाँ, तो और एक यही उपन्यास पावर है उसमें भी। स्ट्रगल एक एक पर्टिकुलर घटना को लेकर उसमें भी, उनमें भी दिखाया गया है।
तो हम्म ये तो मुझे तो बल्कि अच्छा ही लगता है, जितनी छोटी हम्म। किताबें हों, छोटे उपन्यास हों, उतना पढ़ने में आसान और जल्दी पढ़ जाते हाँ, हैं। जल्दी पढ़ा जाता है। हाँ। अच्छा, पढ़ के, लेकिन एक बात जो मैंने दूसरे किसी दोस्त से भी कही थी कि पढ़ी तो छोटी सी किताब है, पर काफी कुछ देख लिया, काफी कुछ छू लिया, कम से कम छू तो लिया बहुत कुछ। चाहे विस्तार कुछ एक चीजों पर ही हो, उस विस्तार पर जाने से पहले, जो इसका मुख्य मौजू जो आपने शुरू में कहा, लव जिहाद वगैरह पे जाने से पहले, एक बार डायरी पे बात कर लेते हैं। जहां जहां भी डायरी आई रफीक की, वो सज्जन जो अनसुया के पति हैं और खो गए हैं, या मिल नहीं रहे हैं, या वापस नहीं आए हैं, वो अ, उस पर या गायब कर दिए गए हैं। उनकी जो डायरियां हैं, जिनको, अब बड़ा दिलचस्प एक चीज है जो मैं नहीं बताना चाहूंगा कि वो कैसे बची और क्या उनका हश्र होता है, लेकिन उसकी जितनी भी बची खुची डायरी है, उनको जहां जहां भी लेखक पढ़ रहा है बीच बीच में, वो एक बड़ा जरूरी, और शायद मतलब वही नायक वो भी है कहानी का, उपन्यास का। बड़ी सुंदर डायरी एंट्रीज हैं। आपको क्या हाँ, लगा? जैसे मैंने मैंने बताया कि मतलब अंतिमा में शायद मैं मानव कौल, आई थिंक रोहित और उसके पिता की बातचीत का इंतजार करता था। इस उपन्यास में मैं ये इंतजार करता था कि अर्जुन कब दोबारा रफीक की किसी डायरी या नोटबुक का कोई और पन्ना पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि और रफीक बिल्कुल एक बहुत बिल्कुल, ही मैं भी। बौद्धिक और मानवता के करीब, और चंदन ने एक जगह कहा भी है कि रफीक सच्चे अर्थों में कवि है, और आप जीनियस है, और ये जीनियस है। शहर उनकी कदर नहीं कर पा रहा। तो एक ऐसे, आई थिंक रफीक एक ऐसा पात्र है, हम्म। एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा मानव, जिसका जिस तरह के होने का हम सब सपना देखते हैं अपने अपनी मतलब जब हमारे ईमानदारी के जो पल होते हैं उनमें, जब हम बिल्कुल करप्ट नहीं होते हैं, हम हमें लगता है कि हाँ, हमें रफीक की तरह हम्म शायद होना चाहिए, जो अपने आसपास के लोगों की फिक्र करता हो, और हम्म उनके दुखों और सुखों में शामिल होता हो, और जब उसे जरूरत लगती हो तो उन लोगों के साथ वो खड़ा भी होता हो। तो वो बहुत एक 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 प्यारा एक हम्म हिस्सा रहा है इस उपन्यास का मेरे लिए भी। हम्म। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की। ये वो लॉ है जो नवंबर 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पास हो गया। लेकिन ये किताब उससे 8-9 महीने पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी, यानी, और वैसे भी लव जिहाद का आपको पता है, विकिपीडिया पेज भी है। तो लव जिहाद 2009 से चलन में है, और पता चलता है कि वामपंथी दिग्गजों ने केरला में सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था। मैं बड़ा हैरान हो गया ये पढ़ के। अब पता नहीं विकिपीडिया की बात कितनी सच है कितनी नहीं, ज्यादा रिसर्च करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन जो भी है, मैं एक बात पहले ही कहता चलूं, इससे पहले आप कुछ भी बोलो, कि मुझे जो चीज खली या खटकी, वो ये थी कि जब लव जिहाद की बातें इस किताब में आनी शुरू हुई, तो तमाम अपनी तर्कशीलता में, तमाम अपने रैशनेल में, लेखक उसको भी रैशनेल से टैकल करने की कोशिश करता है। बल्कि कुछ पलों के लिए तो टैकल भी नहीं करता है, उसको मान ही लेता है कि हाँ, हो सकता है लव जिहाद हो भी। अब वो मुझे बहुत खटका, क्योंकि वो जो लेखक था, वो वैसा था नहीं। वो, मतलब जैसा हमने अभी तक बताया कि उसकी नजर बड़ी पैनी थी, वो सब कुछ देखता चलता था, संवेदनशील था, फिर वो लव जिहाद जैसे गल्प या गप को कैसे सत्य मान सकता था एक पल के लिए भी? आपको क्या लगा? सहज हाँ, कुछ इनकंसिस्टेंसीज मैं कहूँगा कहानी में मुझे भी लगी। एक तो जो बातें तुमने उठाई मैं उसमें बता देता हम्म हूँ। जैसे तुमने कहा कि विकिपीडिया का कितना भरोसा कर सकते हैं या कितना नहीं। अभी शायद 2 घंटे पहले की बात है, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी। वरिष्ठ साहित्यकार मृदुला गर्ग जी ने अपनी एक पोस्ट लिखी हुई थी कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है, और विकिपीडिया ने मेरी मृत्यु का समय 2020 में किसी महीने में लिख रखा है। और उससे तो एक साल हाँ। ज्यादा मैं जी ली हूँ। तो विकिपीडिया का तो 2021 में ये हाल है। एक तो मैं ये बता दूं। दूसरा, जो तुमने बताया कि ये लॉ नवंबर 2020 में आया है और उससे पहले ये किताब लिखी गई।
मैं चंदन का एक इंटरव्यू भी देख रहा था, तो उसमें हम्म उन्होंने बताया कि जैसे हम देखते हैं कि कहानी 2015 की है, ये जो सारी घटनाएं हैं 2015 की हैं। हम्म। अ, तो चंदन बता रहे हैं कि ये जी जी। कहानी तो उनको आई थिंक उससे भी पहले उनके दिमाग में थी। उनका कहना यह है कि ये एक संयोग था कि जब ये किताब अपनी सारी प्रकाशकीय और संपादकीय प्रक्रियाओं से गुजरते हुए फाइनल ड्राफ्ट जब तैयार हुआ और बाजार में आई, तब एक ऐसा माहौल था कि जो लव जिहाद का मुद्दा है ये राजनीतिक रूप से भी अपने चरम पर है इस वक्त। तो उनका कहना है ये संयोग है, लेकिन हम्म उनके जहन में ये पहले से ये कहानी थी, और वो सिर्फ लव जिहाद को लेकर नहीं थी, वो एक मॉब लिंचिंग और हेट मॉन्गरिंग को लेकर वो कहानी थी। और जो इनकंसिस्टेंसीज की मैं बात जो तुमने बात की, उसमें हाँ कुछ चीजें मुझे भी कहानी के दौरान खटक रही थी। जैसे पहली बात तो ये कि अर्जुन, जो कि अनुसुईया के शहर, जो कि कस्बा है नोमा, आई हम्म थिंक उसका नाम है, नोमा आने से पहले जिस तरह से एक असहज महसूस कर रहे थे और एक तरह से डर भी रहे थे, वहां आने के बाद भी डरते हैं। और उनका जब पहला ही एनकाउंटर होता है सिपाहियों से, तो उन्होंने एक जगह लिखा भी है उसमें कि अ, मैं ढूंढ लेता हूँ, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि दो अपराधी और तीन मनुष्य, या दो सिपाही और तीन अपराधी, कैसे देखता मैं इस दृश्य को, जमाना कैसे हम्म। देख रहा है। एक और जगह यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात और हुई थी, चंदन कहते सॉरी हैं। मैं, मुझे भी याद आ गया हाँ। अचानक से, वो यकीन वाली जो बात थी कि आ, वो एक दृश्य है जो फिर से वही है कि पाठकों के लिए कुछ चीजें खराब नहीं करते हैं। आ, लेकिन हम्म। वो दृश्य को देखने के बाद वो ये भी लिखते हैं कि मैं इस पर अगर इसे देखता, अगर कोई मुझे बताता या ऐसा कुछ, तो मैं उस पर यकीन शायद ना करता। फिर पैराग्राफ चेंज, साथ ही वो लिखते हैं यकीन की ही बात कर लेते हैं कि यकीन क्यों नहीं करता, इसलिए हाँ ये मिल गया। पहले यकीन की बात कर लूं, क्यों यकीन नहीं करता। लेखक होने के बावजूद मनुष्य से अधिक व्यवस्था में और संगठन में यकीन करता हूं, इसलिए, या इसलिए कि इस संगठन ने जिसे पुलिस कहते हैं मुझे बख्श रखा है, इसलिए, किस लिए। तो ये जो मुझे बख्श रखा है, ये बड़ी जरूरी बात है, और ये कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु भी है इस मुद्दे का, इस बातचीत का, इस उपन्यास का, कि मुझे बख्श रखा है का मतलब है मेजॉरिटी को बख्श रखा है, और जो अल्पसंख्यक है, जो सीधे तौर पे कहें तो आज की तारीख में जो मुसलमान है, उसे नहीं बख्श रही है पुलिस ज्यादातर जगह, या जो दलित है, जो आदिवासी है, उसे नहीं बख्श रही है पुलिस, नीचे का तबका। हाँ बिल्कुल, और वहां पर ये चीज भी देखने में एक एक आश्वस्ति देती है कि लेखक अपना प्रिविलेज पहचानता हुआ चल रहा हम्म। है साथ में। ये चीज भी अच्छी लगी। और आगे भी उन्होंने लिखा कि उन सिपाहियों के सामने अपना मेरुदंड निकाल कर मेरा रख देना मनुष्यता में गिना जाएगा या नहीं, मैं इस कदर डरपोक हूं या मैं नहीं हाँ, तो फिर जानता। इसी से आप फिर वो जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी कह रहे थे उसका बताइए। हाँ। हाँ। हाँ, तो जहां अर्जुन ये कहते हैं, वहीं अर्जुन जब अपने बॉस को फोन करते हैं और उस फोन के बाद जो कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है उस शहर हम्म में, और जिस तरह से अर्जुन को अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, उस अटेंशन को जिस सहजता से अर्जुन ने ले लिया, मुझे वो थोड़ा सा हम्म खटक रहा था कि जैसे अचानक उनको पार्टी में इनवाइट किया जाता है और वो पार्टी में चले जाते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जब अर्जुन अनुसुईया के शहर में आते हैं, नोमा में आते हैं, तो वहां पर वो सभी लोगों से हम्म अनजान है, सभी लोगों से पहली बार मिल रहे हैं, शलभ से, अनुसुईया से, रफीक के विद्यार्थियों से, जानकी के घर वालों से, दद्दा जो थे, जो उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो दद्दा साहब जिनको मालविया, कहा हाँ। जाता था, उनसे वो पहली, हाँ वो पहली बार मिल रहे हैं। और इन्हीं लोगों, यही लोग 2 दिन बाद उनका सम्मान समारोह भी आयोजित कर देते हैं, और ये उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि उस सम्मान समारोह में क्या होने वाला है, उसका क्या उद्देश्य है। मैं तो ये समझता हूँ कि किसी लेखक को अगर सम्मान समारोह में बुलाया जा रहा है और उसका सम्मान किया जा रहा है, तो उसकी रचनाओं की के लिए, उसकी कृतियों के लिए, उसके किसी न किसी
साहित्यिक योगदान के लिए किया जा रहा है, तो उसका कोई रेखांकन वहां पर नहीं है कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ, और अर्जुन उसको सहजता से ले लेते हैं और पर चले ये भी फिर जाते हैं। उनके किरदार का आखिरकार वो एक मतलब हाशिया, एक उकेरा हुआ हाशिया हो सकता है या नहीं, कि वही जो मेरुदंड निकाल के रख ही दिया है तो। नहीं, जो मेरुदंड निकाल कर रख देना वो एक विडंबना की तरह आया है। वो जो अंतर्विरोध एक मध्यम वर्गीय परिवार के किसी भी इंसान में, और जो जो एक प्रिविलेज्ड आपके आसपास एक घेरा बना देता है, वो हम्म। विडंबना थी। मुझे ऐसा लगा वो जो लेखक है वो, या कोई भी इंसान है, वो सारी चीजें समझ रहा है कि मैं यहाँ पर डरपोक हो रहा हूँ, मैं यहाँ पर खुलकर नहीं बोल रहा हूँ, जो गलत हो रहा है मेरे सामने उसके हम्म। विरुद्ध में मैं बोलना चाहता हूँ। जब वो इस तरह की स्वीकृति करता है कि मैंने मेरुदंड निकाल कर रख दिया, तो इस स्वीकृति के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी आता है कि अगर मुझ में और हिम्मत होती या थोड़ा और हौसला होता, तो मैं शायद ये ना करता, मैं इन लोगों से के विरुद्ध जरूर हम्म। जाता। लेकिन जहां वो आयोजन को स्वीकार कर लेना, आई थिंक उतना तो शायद साहसी हमने अर्जुन को अपनी बातों में, या उसकी स्पष्टवादिता के कारण हम अर्जुन को इतना तो साहसी मान सकते हैं कि वो कम से कम इस चीज को इनकार जरूर करता कि क्यों आप मेरे पर मुझ पर ऐसी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। मुझे जब तक इसकी ठोस कारण आप नहीं देंगे तो मैं तो यहाँ इस आयोजन में नहीं आ पाऊंगा, मैं तो यहाँ पर एक बिल्कुल दूसरे कारण हाँ, से आया और हूँ इस जैसा शहर हमने में। शुरू में बात की कि वो अपनी असहजता को बताते चलते हैं, है ना, साथ साथ में, कि अरे मैं तो जाना नहीं चाहता, हाँ हाँ। बीवी ने भेज दिया, या मैं अब बात करूं या ना करूं, और अतीत की बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, अब इससे मुझे कैसे बात करनी है, बहुत सारी असहजता जहां जहां भी हुई, वहां वहां उन्होंने उसका जिक्र किया। तो यहाँ किसी असहजता का जिक्र तक नहीं है, या जहाँ है वो बहुत ही मतलब चलता सा है, वो क्यों है? जहाँ शलभ की जहाँ बात है, जो कि दारोगा है और जो इनको बहुत ही अलग सी इज्जत दे रहा है, वहां पे भी इनको उसके प्रति कोई घिन या कोई षड्यंत्र, बल्कि ये उस पे अंधा विश्वास ही करते चलते हैं आधी आधे नैरेटिव में तो। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, और एक कारण मैं ये जरूर समझ सकता हूँ कि क्योंकि वो एक चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अपने स्तर हम्म। पर, तो वो चीजों की गहराइयों में जाने के लिए हो सकता है उनसे वो जान पहचान बढ़ाना चाहते हों, उन लोगों के आसपास रहना चाहते हों। लेकिन ये कारण कहीं उपन्यास में हाँ, दिखा नहीं, नहीं। उन्होंने कहीं रीडर्स को ऐसा। जरूर लिखा जरूर है ऐसा, हाँ शायद मेरे ध्यान में जो आ रहा है कि मुझे लगा कि ये काम चलता कर देंगे, मेरा मतलब ये चला देंगे, ये शायद ढूंढ देंगे, ये सच में ढूंढ देंगे। पर मैं वही कह रहा हूँ कि उतना भोला तो लेखक मुझे नहीं लगा था। हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। वहां थोड़ा सा मुझे चीजें खटकी। दूसरी एक जो चीज मुझे मुख्य रूप से मुझे थोड़ी सी अटपटी हम्म। लगी, वो ये कि सहज अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस उपन्यास को एक किसी एक वाक्य में परिभाषित कर दो कि ये किसकी कहानी है, तो तुम इसको कैसे परिभाषित करोगे? हम्म। तुम इसका जवाब दो, फिर मैं अपनी अब बात आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा। um, बड़ा मुश्किल काम रख दिया है मेरे सामने आपने, क्योंकि एक वाक्य में कहना मुश्किल है, क्योंकि वही ना परतें हैं। रफीक की कहानी कहूँ तो ये हम्म। कहूंगा कि हाँ, एक बुद्धिजीवी लेखक जो अपनी अपने जीवन की तमाम जद्दोजहद को, संघर्ष को बड़ी कर्मठता से काट रहा है, जी रहा है, भोग रहा है, और जो कुछ भी है उसे बस बड़ी सरलता से अपनी डायरी में दर्ज करता चल रहा है। और वो जब खो जाता है, या फिर वो जब एक, अब वो अल्पसंख्यक भी है तो रफीक उसका नाम है, तो जब वो खो जाता है, उसके आसपास की जो भी कहानी है, मैं एक वाक्य से कहीं आगे चला गया, लेकिन हाँ, एक वाक्य में कहना हो तो शायद इन्वेस्टिगेटिव उस तरह का या उस फ्लेवर का कुछ मैं कहूंगा। हाँ, देखो, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि जैसे चंदन ने भी कहा एक इंटरव्यू में कि एक पावर स्ट्रगल को मैं दिखाना चाह जी। रहा हूँ, फ्रिक्शन को दिखाना चाह रहा हूँ कि जब दो चीजें, उन्होंने ये भी बात कही कि फ्रिक्शन बहुत ही एक, मैं इनोसेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन उससे कहीं आगे का एक संघर्ष है। तो
पावर डायनेमिक्स हम देखते हैं, एक संस्थान या फिर जो पूरा तंत्र है, सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल की कहानी है। हम्म। और उस इंडिविजुअल को अगर हम देखें तो उस इंडिविजुअल में हम रखते हैं रफीक को। और रफीक कहीं ना कहीं इस कहानी के वर्तमान में नहीं है, तो हम इस कहानी में इंडिविजुअल को रख सकते हैं अनुसुईया को। लेकिन इस कहानी में सबसे ज्यादा मुझे दिखते हैं अर्जुन। तो मुझे ये बात बहुत ज्यादा अटपटी लगी कि जो पावर स्ट्रगल है वो सिस्टम वर्सेस रफीक का हो सकता है, वो सिस्टम वर्सेस अनुसुईया का हो सकता है। इस कहानी में वो पावर स्ट्रगल सिस्टम वर्सेस अर्जुन का नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, और यही बात हम जितने भी नैरेटिव होते हैं, हम ये आगे भी ये बात कर चुके हैं। हम जहाँ फेमिनिस्ट नैरेटिव आता है, चाहे वो कास्ट नैरेटिव आता है, हम कहते हैं कि दलित की आवाज दलित को उठाने दो, बीच में मत बोलो, या फिर उसे कम से कम अपनी कहानी बना के तो मत ही पेश करो। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि कम से कम इसने ये तो नहीं किया, कम से कम इसने मतलब चंदन पांडे ने कम से कम अपनी कहानी बना के तो नहीं पेश की, या अपने खुद को नायक तो नहीं बना लिया उसमें। जो जैसा है और जैसा वो देखते चल रहे थे उसे वैसा रखा, तो फिर आपके पॉइंट की वैलिडिटी। हाँ, ये कहा जा सकता है सहज, लेकिन ये देखो, मतलब इस तरह के जो सारे विमर्श हैं वो इसी एक बिंदु पर अटक जाते हैं कि लेखक को एक स्वतंत्रता है, वो किस बिंदु से बात करना चाहता है। हम्म। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पर अनुसुईया को इतना इग्नोर कर दिया गया, मुझे ऐसा लगा कि अनुसुईया यहाँ पर शुरू में एक फोन करती है अर्जुन को और कहते हैं कि आई एम फीलिंग हेल्पलेस, और यहाँ पर कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और तुम प्लीज मेरी मदद करो। फिर अर्जुन उनके शहर जाते हैं, और तो पहला ही जो एक दृश्य देखते हैं वो यह देखते हैं कि हम्म। अनुसुईया तीन सिपाहियों से एकदम, मतलब उनका इनकाउंटर हो रहा है। तीन सिपाही हैं, वो मिसबिहेव कर रहे हैं अनुसुईया से। हम्म। और उसके बाद अनुसुईया नॉवल से बिल्कुल गायब हो जाती हैं। सिर्फ दो तीन जगह पर अनुसुईया आती हैं। एक जगह वो ये कहने आती हैं कि दाल बन गई है, तुम कब तक आओगे, जो कि दाल का कनेक्शन भी उनके जो अतीत से। बीते दिनों के रोमांस से है, हम्म। हाँ, उससे जुड़ा हुआ होता है। एक जगह वो ये कहती हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, वहां पर वो एक फर्म स्टैंड लेती हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ूंगी। हम्म। लेकिन उसके अलावा अनुसुईया किस तरह से उस सिस्टम के सामने खड़ी हैं, उसका कोई ब्यौरा हमें देखने को और वो नहीं मिलता। अभूतपूर्व क्यों मैं थी? वो। वो अभूतपूर्व क्यों थी, हाँ, और वो उस अभूतपूर्व के चिन्ह हम वर्तमान में भी रेखांकित कर सकते थे। हाँ हाँ। और ऐसे मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां हो सकता है कि जो जो असल में विक्टिम है वो बहुत हेल्पलेस फील करे। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि अर्जुन जो पात्र है वो खुद को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहा है। हम्म जैसे उसने एक जगह कहा कि इस शहर में, इस कचरे शहर में कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जो अनुसुईया की मदद के लिए तैयार होता, तभी तो अनुसुईया को मुझे दूसरे शहर दिल्ली से बुलाना पड़ा। हम्म। तो जब हम बातें करते हैं ऐसे केसेस की, तो क्या वाकई यह सच्चाई है? क्या जो जमीन पर लोग अम, मतलब जो जमीन पर लोग, ऐसे लोगों का जो सहायता करते हैं, जो एनजीओज बनी हुई हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं, और हर तरह की जो संस्थाएं बनी हुई हैं, क्या उनमें से कोई भी लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं है? मतलब क्या एक व्यापक सच्चाई ये है कि ज्यादातर विक्टिम जो है इस तरह से अकेले छोड़ दिए जाते हैं? सिस्टम उनके खिलाफ जरूर खड़ा होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, सिस्टम अपना पूरा जोर उनके खिलाफ लगाता है। लेकिन क्या वो बिल्कुल अकेले हैं? और क्या वाकई अनुसुईया को, इसी उपन्यास में हम देख लें तो रफीक को इस तरह से दिखाया कि रफीक एक ऐसा इंसान था। चंदन बार बार आश्चर्य प्रकट करते हैं कि रफीक एक ऐसा इंसान था जो कि एक छोटे से कस्बे में इतने स्तरीय नाटक लिख रहा है, एक इतनी क्रांति की बात कर रहा है, सिस्टम के खिलाफ इतने हिम्मत से खड़ा है, और एक नौजवानों की नई खेप तैयार कर रहा है जो कि उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम्म तो जो चार स्टूडेंट दिखाए गए, जिसका आदर चंदन बार बार प्रकट करते हैं उपन्यास में, हम्म। क्या वो चार
जो विद्यार्थी थे वो अनुसुईया की मदद नहीं कर रहे थे। हम्म, अनुसुईया को ये अचानक से जिससे उसका कनेक्शन 8-9 साल से नहीं रहा, अचानक से अर्जुन सिंह की याद क्यों आई उन विद्यार्थियों की उपस्थिति में भी? ये एक सोचने वाली बात मुझे जरूर लगी। जहाँ इतनी सारी बातें आपने कही, वही है कि सब बातों का जवाब और सब बातों का सही जवाब तो हमारे आपके पास भी नहीं है। जो सुनने वाले हैं वो, और अगर खुद चंदन इसे सुन रहे हो तो वो शायद इन बातों का जवाब दे पाए। आखिर में एक बात भैया, और वैसे तो कुछ बातें, काफी बातें रह गई। जैसे कि एक तो अच्छी बात ही मैं कहना कई जगह पे रह गया कि कुछ शब्द बहुत ही बढ़िया मुझे, जो आदमी शब्दों पे रुक जाए पढ़ते पढ़ते कि ये कितना बढ़िया शब्द इस्तेमाल कर दिया, वैसा बहुत बार हुआ। अ, दूसरी बात, अब ये भी खटके की बात है कि जो कि मैं अब यहाँ पे मैं और भी किताबों के जिक्र कर दूं, 40 रूल्स ऑफ लव का जिक्र कर दूं, या ऐसी कई किताबें मैंने पढ़ी हैं जिसमें जो जो कहानी सुना रहा है वो बदलता है, यानी कि आपका फर्स्ट पर्सन कहीं ना कहीं बदलता है। इसमें वो होता है। सहज, हाँ जी। मैं माफी चाहूंगा, मैं तुम्हें बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ और भी याद आया मेरी पिछली बात में, तो हाँ, मुझे लगा कि वो थोड़ा जरूरी है, पहले उसको एक बार ठीक खत्म है, कर खत्म लेते हैं। कर बोलिए। उसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि हम शायद अंतिमा पर दोबारा पहुंचे हैं। हम्म। तो पिछले पॉडकास्ट में हम वो बात नहीं कर पाए, उसके बाद हमने शायद एक बात की थी कि एक जगह मानव कौल का जो पात्र है रोहित, वो ये बात कहता है कि जब मैं सलीम की बातें सुनता हूँ तो उन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। हाँ। इसका मतलब ये था कि जब एक हिंदू दोस्त एक मुसलमान दोस्त की आजकल बातें सुनता है तो बहुत समय पर बहुत बार ऐसा होता है कि उसके पास जवाब नहीं होता कि जो डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे साथ हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम्म। तो वहां मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि मुझे जो चीज अंदर से खटकी वो ये खटकी कि इस पूरे प्रसंग में मेरी जो सहानुभूति अंदर से, मेरी जो संवेदना जगी वो रोहित के लिए जगी कि उसके पास जवाब क्यों नहीं था सलीम की बात का, जबकि ये सहानुभूति सलीम के सलीम लिए के लिए होनी जागनी चाहिए थी, चाहिए और थी। वही बात यहाँ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। वही बात यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात के लिए परेशान हो रहा हूँ, जैसे चंदन कहते हैं बीच में कि यार मैं पागल हो जाऊंगा इस शहर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हम्म। उनकी पत्नी वहां अर्चना कहती है तुम निकलो उस शहर से, तुम्हें बिल्कुल निकलना है। तो मैं भी उस एक पूरे बातचीत में इन्वॉल्व हो गया था जब पढ़ रहा था इस किताब को, और मुझे चिंता होने लगी अर्जुन की और अर्चना की। मुझे अनुसुईया की चिंता नहीं थी। मुझे मुझे एक एक समय को, और फिर अगले ही पल मुझे ग्लानि भी हुई कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन एक फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच जाए उनके सारे टेंशन खत्म हो जाती है, हम्म। लेकिन अनुसुईया की टेंशन खत्म नहीं होती। रफीक और जानकी का तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ उनके है, साथ क्या उनकी हो रहा है नियति में उनका। क्या लिखा है, कहाँ हो रहा है। हाँ, हाँ। तो ये जो सहानुभूति थी वो, अब ये एक बात जरूर है कि लेखक की स्वतंत्रता है वो किस बिंदु से अपनी बात कहना चाहता है। हम्म। एक ये बात हो जाती है कि हम इसी इसी प्रिविलेज की तो बात करना चाहते हैं कि हम्म। जो प्रिविलेज और जो चीजें जितनी सहूलियत हमें है सिस्टम के सामने, हम उसी की तो बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है कि क्या ये जो एक प्रिविलेज्ड और ओप्रेसिव सोसाइटी से आने वाला जो एक मध्यम वर्गीय या फिर हम लोग जिससे रिलेट करते हैं, इनका जो इनकी जो गिलानी है, इनका जो अपराध बोध है, क्या इसकी कहानी जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनकी कहानी की कीमत पर कही जानी चाहिए? मेरा एक हाँ, सवाल, मुझे ये जरूर मेरे जहन में आता है, और मैं फिर वही है कि हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं, लेकिन ये चीज मुझे थोड़ा असहज करती है। इसी बात के समर्थन में मैं फिर दोबारा दो उपन्यासों की तरफ ले जाना चाहूंगा, उन्हीं दो उपन्यासों को, मोहनदास उदय प्रकाश का और मनु भंडारी का महाभूत। महाभोज। हम्म। दोनों उपन्यास थर्ड पर्सन में लिखे गए हैं। हम्म। जो तुमने मुझसे, मैं फिर अंतिमा पर पहुंचता हूँ, ये शायद थोड़ा सा खिचड़ी पक जाए लेकिन मैं फिर अंतिमा पर जा रहा हूँ। अंतिमा के केस में तुमने मुझसे पूछा था कि क्या ये उपन्यास थर्ड पर्सन में लिखा जाता तो बेहतर होता।
मैं अंतिमा के बारे में ये जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन मैं वैधानिक गल्प के बारे में ये जवाब देता हूँ कि अगर ये उपन्यास थर्ड पर्सन में लिखा जाता तो शायद इससे बहुत ज्यादा बेहतरीन उपन्यास होता। और जो मुझे एक पात्र अर्जुन सिंह, जो अनुसुईया रफीक की समस्याओं और एक पाठक की संवेदनाओं के बीच जो एक पात्र अर्जुन सिंह नजर आ रहा है, वो शायद थोड़ा कम नजर आता, तो ये एक बेहतरीन उपन्यास होता मेरी नजर में। मैं थोड़ा अर्जुन सिंह की कहानी पढ़कर थोड़ा सा असहज हूँ इस अब बेहतर होता या नहीं होता ये मैं नहीं कहूंगा। खैर मैं वापस उस बात पे आता हूँ। हाँ, जो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें डायरी एंट्रीज हैं, और वो रफीक की डायरीज हैं, और सुनाने वाला, जो कहानी सुनाने वाला है वो अर्जुन है, यानी चंदन है। और दोनों में सिमिलर शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर जो कहने का तरीका भी है वो भी सिमिलर है दोनों का। और ऐसा अमूमन नहीं होता है। जैसा कि हम कई सारे सिमिलैरिटीज इसमें और अंतिमा में, और शायद और चार उपन्यास उठाएं तो उनमें भी ड्रॉ कर लें, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका, अंदाज, बात कहने का तरीका सबका अलग होता है। और ये बात मुझे ऐसे उपन्यासों में खटकती है जो एफर्ट तो बहुत अच्छा है ये और बहुत सुंदर है, और पता नहीं कल को हम क्या करने वाले हैं, लेकिन अ, जहाँ दो अलग नैरेटिव आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ही जैसा मैं 40 रूल्स ऑफ लव की बात कर रहा था, जो कि एलिफ शफाक का नॉवल है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग नैरेटिव आते हैं, लेकिन सब एक ही तरीके से बात कर रहे हैं। सब एक चीज को देख के एक ही तरह का विस्मय और एक ही तरह की का कौतूहल जाहिर कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा खटकती है कि जब अलग। और इसी कड़ी में फिर मैं बात कर दूं एनी जैदी की किताब जो है प्रिल्यूड टू अ रायट की, उसमें बहुत सारे अलग अलग, लगभग सारे ही जो भी चैप्टर्स हैं वो कोई अलग आदमी सुना रहा है, और उसमें मुझे वो सब अलग लोग अलग अलग दिखे, उनकी बात करने का सलीका अलग दिखा। वो सोलिलोquies के फॉर्म में अलग अलग उसके चैप्टर्स हैं। खैर ये तो रही बात उसकी। अब जो बात आप कह रहे थे, मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं बहुत ध्यान से इस बात को जरूर सोचें, जो भैया ने सवाल किया कि क्या ओप्रेस्ड की कहानी की कीमत पर हम लोगों का अपराध बोध, हम यानी जो प्रिविलेज्ड हैं उनका अपराध बोध कहा जाना चाहिए, कहानी के रूप में आना चाहिए? क्या उसकी कीमत वो है, उनका ऑपरेशन, उनके साथ जो भी प्रताड़ना हो रही है? और इसी के साथ आखिरी बात मैं भैया आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने एक समीक्षा इस किताब की पढ़ी, अमर उजाला में छपी हुई, डॉक्टर ओम निश्चल की लिखी, जिन्होंने कहा है कि इसमें प्रयोगशीलता के छिलके कम हैं और किस्सा गोई का गूदा अधिक। तो मैं बात। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रयोगशीलता को छिलका कहना, मतलब पता नहीं, मैं इस बात से थोड़ा असहज हो गया कि मैं तो बहुत ही प्रयोगवादी, एक्सपेरिमेंटल हर चीज में हूँ, चाहे वो लेखनी हो चाहे कुछ भी करना हो। तो और मुझे काम भी वैसा ही पसंद आता है। दोबारा तुम दोहराओगे उस वाक्य को? मैंने। लिखा है कि इस किताब में प्रयोगशीलता के छिलके कम हैं, किस्सा गोई के गूदे अधिक। अच्छा, तो ये तो तारीफ हुई मेरे, जो मुझे हाँ हाँ, साउंड कर रहा मतलब है। उनके लिए वो तारीफ है, मैं हाँ समझ रहा हाँ। हूँ, लेकिन उसी के साथ में जो प्रयोगशीलता है वो तो छिलका बन गई ना। ऐसा होता है सहज। मतलब अगर ये बात, अगर इस तरह से पूछी जाए कि क्या इसमें कुछ प्रयोग नहीं हुए या फिर कुछ नया नहीं, एक्सपेरिमेंटल नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आपका जो विषय है ना, वो वही ये चयन करता है कि उसमें आप कितना प्रयोग कर पाएंगे। तो हम्म। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये ऐसा विषय था जहां पर प्रयोग के भी बहुत ज्यादा स्कोप शायद रहे हों। या फिर अगर हम एक एक सिंसियरिटी से वो कहानी अगर पाठकों के सामने हम रखना चाहते हैं, तो फिर वही बात है, मैं बताता हूँ। मेरे पास इसका एक एग्जाम्पल है, इसी उपन्यास में एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल है मेरे पास। हाँ अब ढूंढिए। जैसे कि मीनवाइल मुझे तो फिर भी लगता है कि प्रयोग इसमें हुए, मतलब कि फिर भी बड़े अच्छे और बड़े कमाल कमाल के प्रयोग, जैसे कि किताब का जो अंत है, बिना खराब करते हुए किसी के लिए भी, अ, जहाँ पे जो जो रफीक है उसकी जो डायरी है उसमें जहां जहां भी नाटकों की बात आती है और नुक्कड़ नाटकों की बात आती है, मुझे लगता है वो अपने आप में एक प्रयोग है। वो जिस तरह से नाटक कर रहे हैं और जिस तरह से नाटक
करने के लिए कर्मठ हैं या उकसा रहे हैं और स्टूडेंट्स को, वो अपने आप में प्रयोग है। खैर, आप कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। और रफीक की जो उपस्थिति है उपन्यास में, वो अपने आप में हम्म। एक बड़ा प्रयोग है। हम्म। इस तरह की उपस्थिति बहुत ज्यादा हम हमें देखने को नहीं मिलती। तो जैसे मैं जो एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, वो प्रयोग भी नहीं है, लेकिन वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो मुझे क्यों खटके। जैसे तुम्हें याद है कि वो एक पार्टी में जब जाते हैं, तो हम्म। वहां पार्टी में उनको एक स्त्री मिलती है, हाँ। और उस स्त्री के पहरावे का यहाँ पर उन्होंने थोड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। हाँ। हाँ। तो तो जैसे ही वो कुछ उस कहानी से और उस कहानी की जो गंभीरता है उससे हटने की कोशिश करते हैं, और उस गंभीरता से हटकर उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की कि मैं उस स्त्री ने मेरा ध्यान खींचा और क्यों खींचा, वहीं पर एक पाठक के रूप में मुझे वो बात खटक गई कि इसकी जरूरत क्या थी। हम्म। और एक ऐसा ही एक बार अंत में भी होता है कि जब आई थिंक ये पूरा जब क्लाइमेक्स हो रहा है कि बहुत टेंशन है, किस तरह की टेंशन है तुम जानते हो। हम्म। वहीं पे वो गाड़ी में बैठ रहे हैं और वो कुछ पन्ने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। हम्म। तो वहां पर वो बताते हैं कि सड़क खराब है, और अ, वो फिर उसका भी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आधी सड़क खराब है, आधी सही है। और क्यों ऐसा क्यों हुआ? शायद इसलिए हुआ कि माल से लदे हुए ट्रक एक तरफ से आवाजाही ज्यादा करते हैं, दूसरी तरफ से उनकी जो उनका गुजरना है वो कम है। तो हम्म। मुझे एक वो तो वो चीज भी, स्मगलिंग होती है वहां पे, हाँ। हाँ लेकिन मुझे वो भी खटका कि क्योंकि मैं उपन्यास में उस कहानी की स्थिति देख रहा था कि अब कितनी हम इसे ना गंभीर स्थिति एक है। मुकम्मल उपन्यास मान रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी जिक्र कर देते हैं कि ये त्रयी है। इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिलॉजी। और क्योंकि ये ट्रिलॉजी होने वाली है, तो हो सकता है, पता नहीं, पर इसका कहीं कोई रोल हो, क्योंकि स्मगलिंग का एक से ज्यादा जगह जिक्र हुआ है। पर हाँ, वो जो स्त्री के कपड़ों वाली बात है, वो गाहे बगाहे और भी किताबों में आ जाती है और हर जगह खटक जाती है। वो बड़ी ही खराब चीज नहीं, है। सिर्फ स्त्री के कपड़ों की बात नहीं थी, बात ये भी थी कि वो वहां था क्यों। वो मिसप्लेस्ड थोड़ा लगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया, एक चीज मैं बताता हूँ कि जो मैं शायरी से थोड़ा तुनक जाता हूँ, वो शायद इसलिए कि मैंने अक्सर ये देखा है कि कितनी भी गंभीर समस्या हो, हम्म। हमें उससे रिलेट रिलेट करके कोई ना कोई शेर जरूर याद आ जाता है। हम्म। मैंने ऐसी कितनी बार मैंने फेसबुक पर देखा कि जब कोई बहुत ही बड़ी घटना हमारे यहाँ हो रही है और साहित्य जगत में बहुत हलचल है, हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बारे में बात की जाए, उस पर स्टैंड लिया जाए। तो बहुत बार बड़े शायर ऐसा कर देते हैं कि किसी एक न्यूज की कोई रिपोर्ट शेयर करते हुए ऊपर एक शेर लिख देते हैं। वो बड़ा हम्म। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, वो एक दृश्य कि एक शेर में वो बात खत्म कर दी गई। ऐसे ही चंदन को एक जगह यहाँ पर वो शेर याद आ जाता है, तो वो शेर याद आने की जगह और वो सड़क का डिस्क्रिप्शन उस जगह, वो मुझे थोड़ा सा मिसप्लेस्ड लगा, मुझे लगा गैर जरूरी था। हम्म। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये विषय ऐसे हैं क्योंकि लगातार एक टेंशन है, लगातार एक तरह का जो माहौल है वो आपको जकड़े हुए है। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश करते हैं, तो आप जो है रीडर की जो मतलब रीडर इस ऐसे उपन्यासों से बिल्कुल इमोशनल लेवल पे जुड़ जाता है। वो बहुत संवेदनात्मक उस वक्त फील करता है, वो सारी चीजें उसी तरह से महसूस करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही आप इधर उधर हो जाएंगे तो वो संवेदना की जो एक कड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं उसको एक क्षति पहुंचती जरूर है। हम्म। ऐसा तो इस उपन्यास में बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये दो तीन जगहों को छोड़ दें तो और ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नज़र इनकी बहुत अच्छी है। और एक बार फिर श्रोताओं से कहूँ कि जो भी हमें सुन रहे हैं, हमने बहुत सारी बातें इस उपन्यास की कर ली, लेकिन फिर भी बहुत कुछ रह गया। बहुत सारी कहानी हमने छोड़ दी, बहुत सारा वो गूदा हमने छोड़ दिया। तो जो भी लोग इसे पढ़ते हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे ज़रूर साझा करें। हमें बताएं क्या हमारी बातों में और क्या उपन्यास में उन्हें अच्छा लगा, बुरा लगा। यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। हाँ सहज, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और ये मतलब मैं जरूर कहूंगा कि पाठक इस उपन्यास को पढ़ें। और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इस उपन्यास को पढ़ने से पहले
वो दो उपन्यास जो मैंने बताए वो भी जरूर पढ़ें, जिससे कि जितनी भी बातें मैं कह रहा था वो थोड़ी एक कंटेक्स्ट में आपको मिल पाए। मैं तो इंतजार करूंगा इसकी आने वाली बाकी दो कड़ियों का। और पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई है, क्योंकि जिस वक्त की ये किताब है उस वक्त की समीक्षाओं में ऐसा कई जगह पे मुझे जिक्र मिला कि आने ही वाली है बस। तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भी हमें सुना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं poshampa@gmail.com पर। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।